हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रॉम क्लासेस चैनल। दोस्तों, फ्रॉम क्लासेस चैनल में आपका स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक सम्मान है। दोस्तों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, नंदन है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से मिलने के लिए हम आतुर हैं और आपसे हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक पर जो अनुसंधान का ही है। कल हमने बात की थी कि हम आने वाले दिन में, मतलब अगले वीडियो में, हम नमूना विधि सैंपलिंग के एक नए प्रकार की बात करेंगे और वह है कल जो आपने पढ़ा। कल कौन सा पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स। आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभाव्यता, जिसमें सभी के चुने जाने की संभावना हो, जिसमें समग्र जो सभी का यह है वो ये सोचे कि हम सभी चुनी जाएगी, लेकिन वो भाग्य पर निर्भर करता है। अनुसंधान करता है कि इच्छा या सोच पर नहीं, भाग्य पर निर्भर करता है कि उनमें से कौन चुना जाएगा। वहीं असंभाव्यता निदर्शन में क्या होता है? ठीक विपरीत। संभाव्यता निदर्शन के ठीक विपरीत है। और इसमें क्या होता है? इसमें अनुसंधान करता अपने निर्णय के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार चयन करता है। तो इसमें क्या होता है? सभी समग्र जो जनसंख्या है उसके समान चुने जाने के समान अवसर नहीं है, समान अधिकार नहीं है चुने जाने के। तो होता क्या इसमें? चयन व्यक्तिगत समीक्षा पर आधारित है, न कि संभाव्यता के आधार पर, न कि देव निदर्शन के आधार पर। उसमें क्या होता है? मन माफिक किया जाता है, मन की मर्जी के अनुसार चयन किया जाता है, अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करने के लिए नमूने का चयन किया जाता है। इसे हम संभाव्यता नहीं, असंभाव्यता निदर्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर समान अवसर नहीं दिया है। हमने क्या किया? समान अवसर देने के बजाय हमारी इच्छा के अनुरूप, हमारी सुविधा के अनुरूप हमने क्या किया? उसको उपयोग कर लिया। उसके बाद आता है इसमें लक्षित जनसंख्या में प्रत्येक इकाई के शामिल होने की समान संभावना नहीं होती है। हो सकता है किसी का चयन हो जाए, हो सकता है नहीं हो। ये किस पे डिपेंड करता है? यह करता है तो डिपेंड करता है जो आपका अनुसंधान करता है उसकी सोच पर, उसके निर्णय पर, उसकी सुविधा के अनुसार। दोस्तों, एक चीज और है, पीवी यंग ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज सच ए सैंपलिंग मेथड इन विच द पार्ट ऑफ सेंसस हैज नॉट चांसेस टू सिलेक्शन इन रिसर्च। मतलब समान अवसर नहीं है। दैट इज द डिपेंड ऑन द थिंकिंग एंड सुटेबिलिटी ऑफ रिसर्चर। बहुत बढ़िया पीवी यंग ने कहा है कि यह सुविधाजनक है। किसके लिए? सुविधा के अनुसार किसके लिए किया जाता है? अनुसंधान करता अपनी सुविधा के अनुसार उसका चयन करता है, उसी के अनुरूप कार्य करता है। ये तो हो गया एक गैर संभाव्यता, असंभाव्यता निदर्शन क्या है। अब हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। दोस्तों, विशेषताएं क्या है? सार्वभौमिक नहीं है, हर जगह लागू नहीं होता है, विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। जहां पर कहां लागू होगा? दूसरी विशेषता है जहां पर छोटे समूह हो। समूह छोटे होंगे तो क्या होगा? वहां पर जो नमूने लेने की जो है ना कला या नमूना लेने की विधि है, तो वहां पे ये काम नहीं करेगी संभाव्यता, क्योंकि वहां पे नमूना नहीं लिया जा सकता, नमूना उपलब्ध नहीं है। तो छोटा समूह है, बहुत छोटा समूह है, तो वहां पे नमूना कैसे लेंगे? तो उनमें से किसी एक का चयन करके हम काम कर लेंगे। उसके अलावा इसकी एक विशेषता और है, कला व विज्ञान है। सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ता है। इसके सोच समझ कर अधिक शिक्षा की जरूरत है, इसको अधिक पढ़े लिखे होने की जरूरत है, क्योंकि तभी तो निर्णय ले पाएगा। जबकि संभाव्यता में क्या है? कोई भी जाकर नमूना ले सकता है, उसमें ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, उसमें कम दिमागी कसरत से ही आप काम में ले सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं।
अब बात आती है, इससे हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, पायलट सर्वेक्षण भी कहा जा सकता है इसे। जब यह आता है कि निम्न में से पायलट सर्वेक्षण किसे कहा जाता है, तो असंभावित निदर्शन को हम पायलट सर्वेक्षण करेंगे। शोधकर्ता इस पद्धति का उपयोग उन माध्यम के अध्ययन के लिए करते हैं जहां समय लागत के कारण देव निदर्शन के आधार पर नमूना लेना असंभव होता है। हमारे पास समय भी कम है और पैसा भी कम है, तो हम क्या करते हैं, समग्र की नहीं सोचकर अपने मन के अनुसार, समग्र में से अपनी इच्छा के अनुसार, अपने निर्णय के अनुसार हम किसी को भी एक छोटा समूह चुन लेते हैं, कुछ लोगों को चुन लेते हैं हमारे निर्णय के आधार पर। ऐसा नहीं है कि सभी को समान अवसर, हम किन्हीं को चुन लेंगे, हमारी इच्छा के अनुसार चुनेंगे, हमारा निर्णय काम करेगा, वहां पे भाग्य नहीं काम करेगा, वहां देव निदर्शन काम नहीं करेगा। क्योंकि सभी को यदि चुनने के समान अवसर होते तो हम उसे क्या कहते, देव निदर्शन पद्धति कहते। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अनुसंधानकर्ता का निर्णय और उसकी इच्छा ही सार्वभौमिक है, ये उसकी विशेषताएं होगी। अब बात आती है उसके नमूने के प्रकार कौन से, क्या क्या प्रकार है जिनके आधार पर हम नमूना एकत्र कर सकते हैं गैर संभाव्यता में। दोस्तों कई है, कई प्रकार हैं, उनमें से कुछ प्रकार इस प्रकार हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस क्या होता है, संभावना क्या होती है, सुविधाजनक, जितना सुविधाजनक मेरे लिए होगा उसी ढंग से काम करेगा, जितना आरामदेह होगा। आराम पहली पसंद होती है हर व्यक्ति की, आरामदेह जितना काम होता है वह उतना वही काम करना चाहता है। तो असंभाव्य निदर्शन क्या कहता है, भैया मेरे को अपना लो, मैं हूं ना, मूवी वाला नहीं, मैं हूं ना सुविधाजनक नमूना प्रकार, मेरे को अपना हुआ तो मैं क्या दूंगा आपको। जनसंख्या में से नमूने शोधकर्ता की सुविधा अनुसार चुने जाते हैं। असुविधा अनुसार क्या हुआ, जिसे कोई भी काम होता है ये मेरी सुविधा के अनुसार नहीं है, मेरी सुविधा अनुसार होगा तो मैं करूंगा। तो सुविधा के अनुसार जब हमारी इच्छा, जब हमारा निर्णय उसमें शामिल होगा तो वो सुविधाजनक होगा और हम उसे ही चुन लेते हैं। सुविधाजनक जनसंख्या का एक समूह है, उसे हम क्या करेंगे, समान गुण वाला है, हम क्या करते हैं, समान गुण होना जरूरी है। हम क्या करेंगे, उनमें से हमारी इच्छा के अनुसार छोटे समूह को हमारी इच्छा के अनुसार चुन लेंगे, निर्णय के अनुसार चुन लेंगे, लेकिन सभी को समान अवसर नहीं देंगे। जैसे हम लॉटरी विधि नहीं अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारे अनुसार आरामदेह तरीके से जुड़ा करते हैं, क्योंकि हम आराम पसंद है। आराम पसंद लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका, वो क्या अपने आराम के लिए, अपनी सुविधा के लिए उसी को अपनाएंगे, उसी का चयन करेंगे जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, किसी का इंतजार नहीं करेंगे। इंतजार करने के बजाय क्या होगा, इंतजार क्यों नहीं करते, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, बिकॉज अनुसंधान में और भी काम करने हैं हमें। अनुसंधान की प्रक्रिया बहुत लंबी है, केवल एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। यह जो गैर संभाव्यता नमूना विधि है वो ये कहती है हमें एक ही जगह पर नहीं बैठे रह सकते, बहुत कार्य करना अनुसंधान के लिए। तो अपनी सुविधाजनक क्या करेंगे, हम उसका चयन कर लेंगे और उनके अनुसार काम कर लेंगे। और क्या है, केवल खाना पूर्ति। कई बार तो ऐसा लगता है केवल खाना पूर्ति किया, क्योंकि हमने क्या किया, हमारी सुविधा के अनुसार उसका चयन कर लिया, और ऐसा लगता है कि हमने केवल भरने के लिए, तालिका में भरने के लिए हमने उनका उपयोग कर लिया, जबकि हमें पता है कि काम क्या होता है। इसके बाद क्योंकि हम आराम पसंद है, हमने क्या किया, हम तो ये चाहते हैं निवाला भी मुंह में नहीं डालना पड़े, इतना आराम देह चाहते हैं हम। तो यहाँ पे आरामजनक या सुविधाजनक तो यही हो सकता है, आरामदेह तो यही हो सकता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जिसको भी चुना, हाँ भाई तुम बता इसका उत्तर क्या है, हाँ भाई तुम बता इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो उसी आधार पर। और एक और क्या है, इसमें आसानी से उपलब्ध है उसका चुन लेंगे, चाहे कितना ही अच्छा फील्ड का व्यक्ति हो हम उसको नहीं चुनेंगे, क्योंकि वो भाव खाएगा, हमें पता है, हमें पता है फुटेज खाएगा, तो हम उसको चयन नहीं करेंगे। हमारी सुविधा के अनुसार जो उपलब्ध हो जाए आसानी से हम उससे चयनित कर लेंगे, उसी के अनुसार हमारे परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे। लाभ क्या है इसका, यदि हम आरामदेह तरीके से अपनाते हैं तो इसके लाभ भी होंगे, तभी तो हम अपना चाहते हैं इसको। तो पहला है निष्पादन में आसान और किफायती है। निष्पादन में तो आसान होगा ही होगा, हींग लगे न फिटकरी रंग आवे चोखा,
हमारे आसपास में लोग थे, हमने उसी में से बातचीत कर ली, न तो कोई पैसा लगा न कोई समय लगा, हमारा काम निकल गया। ये तो है आराम देह में, हमें हमारी देह को आराम मिलता रहे, हमारी कलम को आराम मिलता रहे और अनुसंधान का कार्य आगे चलता रहे। यह आगे हम बात करेंगे, जब नुकसान की बात करेंगे तब बात करेंगे, अभी तो लाभ की बात करेंगे। उसके बाद है प्रारंभिक अनुसंधान के लिए उचित है जहां सामान्यकरण लक्ष्य नहीं है। होता क्या है, जहां पर ऑथेंटिसिटी आपका लक्ष्य नहीं है, वहां पर क्या है, इसको उपयोग में किया जा सकता है। क्योंकि यह प्रारंभिक अनुसंधान, और हम क्या करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं। उस समय के लिए यह उचित है, उस आधार पर आप उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसका चयन किया। और उपकल्पना कहाँ की उपज, हमारे दिमाग की उपज, और हमने उसमें भी हमारे दिमाग का यूज किया, और हमने क्या किया, अपने निर्णय, अपनी सुविधा और अपनी सोच के अनुसार उसका चयन किया है। यह है असंभाव्यता, तो संभावना कहीं भी नहीं है। बहुत अच्छा था उस ग्रुप में एक व्यक्ति, हमने नहीं चुना, हमने उसी को चुना जो बहुत कम जानता हो, क्योंकि हमारी सुविधा अनुसार ज्यादा दिमाग नहीं खाए, वो ज्यादा हमें परेशान ना करे, तो हमने उसी को चुना। लेकिन लाभ तो हो गई, लेकिन नुकसान भी कई है इसके। नुकसान पहला क्या है, पक्षपातपूर्ण परिणाम की संभावना होगी। हमने हो सकता है किसी गलत आदमी को चुन लिया हो। कम पढ़े लिखे आदमी को चुनना कई बार नुकसानदेह होता है। अध जल गगरी छलकत जाए और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दोनों वहां सटीक बैठती है। क्योंकि इच्छा के अनुसार चुनना, यदि हमने किसी को चुन लिया, वो अपनी सखी बगेरेगा, वो तब होता जब अधजल गगरी छलकत जाए, जिससे नॉलेज कम हो लेकिन बड़ा चढ़ाकर बात कहे और बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो जाए। दूसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ नहीं जानता लेकिन साधनों को दोष देना। ये यहीं पे संभव है दोस्तों, यहाँ ये सबसे बड़ा नुकसान है। पक्षपातपूर्ण तो होना ही है। हमने हमारे मन के अनुसार चुना है, हमने हमारी इच्छा के अनुसार चुना है, तो पक्षपात तो है ही, होना संभव है, स्वाभाविक है। उसके बाद होता है बड़ी आबादी में संभव नहीं है। ये किसके लिए संभव है, जहां पे छोटे आकार के समूह हो, छोटा समूह हो, जनसंख्या सेंसस हो लेकिन छोटी हो। एक देश के लिए नहीं, ये ग्राम के लिए है, इतना समझ, एक गांव के लिए उसका चुना जाना संभव हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व में से नहीं, पूरे देश में से। क्योंकि वहां पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अलग अलग समूह में बांटना पड़ेगा, और हमें यहाँ क्या करना है, हमारा छोटा सा काम निकालना है। तो आराम दे, जो हमारे शरीर को आराम प्रदान करे, हम उसको तो चयन करेंगे, अन्यथा हम क्यों चयन करेंगे किसी का, हमें चयन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं निर्णयात्मक या उद्देश्य पूर्वक। इसमें क्या होता है, योग्यता और समीक्षा के आधार पर चयन किया जाता है। जो भी लोग हैं हमारे उपलब्ध हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, योग्यता और समीक्षा के आधार पर उनकी योग्यता क्या है, और हम पूरा समीक्षा करेंगे, उसके आधार पर उसका चयन कर लेंगे। जैसा कि एक उदाहरण है, साक्षात्कार के लिए किसी क्षेत्र के विशेषज्ञों का चयन करना। हमने क्या किया, 20 लोग थे, हमें जानना था कि भैया पर्यावरण के लिए अभी चिंतनीय विषय है, तो इस पर साक्षात्कार करना है। चिंतनीय विषय क्यों है, हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है या पर्यावरण आज का है, समस्या क्यों चिंतनीय है। तो हमने क्या किया, 20 लोगों में से उन्हीं लोगों को चुना जो हमें विषय के विशेषज्ञ तो थे, योग्यता भी सेम थी, लेकिन जो आसानी से उपलब्ध थी। तो हमने निर्णय लिया, हमने हमारे दिमाग के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से या उद्देश्यपूर्ण, हमारा उद्देश्य क्या था, हमें यह जानना या हमें यह जजमेंट करना कि क्या निकल कर आए। पर्यावरण जो है प्रदूषण, उसके ऊपर लोगों से हमें बात करनी है, उनमें से जो अधिक विषय का विशेषज्ञ था उसको हमने ले लिया और बाकी को हमने छोड़ दिया। क्योंकि हमने क्या किया, निर्णय
किसके आधार पर किया? योग्यता और समीक्षा के आधार पर। उनकी योग्यता को देखा सबकी, और फिर समीक्षा की कि उन सब में से कौन उपयुक्त है, उस आधार पर हमने चयन कर लिया, उसी आधार पर हमारा चयन हो गया। अब क्या होता है, यदि हमने इस आधार पर चयन किया, क्या भोगी होना पड़ सकता है, क्या भुगतना पड़ सकता है, वो भी जान लेते हैं, और क्या फायदे हैं वो भी जान लेना आवश्यक है। फायदा तो ये है, विशिष्ट अनुसंधान प्रयोजनों के लिए ही उपयुक्त है। विशिष्ट अनुसंधान कहते हैं ना अपन की प्रेस पर मीडिया पर कानूनों का प्रभाव, इतना ही नहीं हो सकता। यदि हमें असंभावित निदर्शन से लेना है नमूने, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट मीडिया के विशेष संदर्भ में, हो गया ना, विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट अनुसंधान प्रयोजन क्या है? प्रिंट मीडिया पर हमें जानना है कि जो सरकार के कानून है उनका क्या प्रभाव है। हो गया। दूसरा, यह शोधकर्ता को अधिक जानकारीपूर्ण पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। होता क्या, समूह छोटा होगा, विशिष्ट प्रयोजन होंगे, तो हमारा ध्यान अपने आप उसी पर केंद्रित रहेगा, न कि इधर उधर भटकेगा। ये कहता है कि ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी बात पर, अपने विषय पर, अपने अनुसंधान पर, क्योंकि आपके सामने समूह छोटा है, आपके सामने कम लोग हैं जिनसे आपको बातचीत करनी है, उनसे बातचीत निकलवानी है या उनसे साक्षात करके आवश्यक जानकारी जुटानी है। यह निर्णयात्मक या आपका उद्देश्य किससे सफल हो सकता है? कुछ लोगों से भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों से भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे? योग्यता के आधार पर हम चयन करेंगे, योग्यता के आधार पर चयन करके फिर समीक्षा कर लेंगे, इनमें से भी कौन योग्य है सबसे ज्यादा, तो उसको चयन करके हमारा साक्षात्कार कर लेंगे। अब लाभ तो हो गए, लेकिन वही बात आती है, कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है? पक्षपात की उच्च जोखिम उठानी हो सकता है, हमने जो निर्णय लिया वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने समीक्षा के आधार पर चयन किया उनका। हो सकता है कि हमने ये सोचा कि नहीं ये मेरा जानकार है, ये तो अच्छा हो गए हो, नहीं इसको तो मैंने पढ़ा हुआ देखा भी है, जरूरी नहीं है कि उसके नंबर अच्छे आए हो तो वो विषय के विशेषज्ञ हो सकता है उसने किसी और तरीके से अच्छे नंबर लाए, ये भी हो सकता है। उसके बाद बात आती है केवल चुनिंदा लोगों तक ही सीमित है। हम क्या करेंगे? कुछ ही लोगों जो चुने हुए हैं उन्हीं से साक्षात्कार करते हैं। और अनुसंधान क्या करता है, यदि आपको ऑथेंटिक काम करना है, विश्वसनीय काम करना, मौलिकता प्रदान करनी अपने अनुसंधान को, तो करना क्या होगा? समग्र पर काम करना होगा। समग्र में से कुछ समूहों को चयनित करना होगा और उसी आधार पर आपको काम करना होगा, तभी ऑथेंटिसिटी होगी। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि कुछ ही चयनित लोग हैं जिनसे हमें साक्षात्कार करके, वो भी हमारी जानकारी के अनुसार, हमारे निर्णय के अनुसार, हमारे उद्देश्य के अनुरूप है। हम दूसरे सवाल भी उनसे नहीं कर सकते। ये तो हो गया एक प्रकार। हम दूसरा प्रकार और देख लेते हैं। दूसरा है आपका प्रकार, इसमें है आराम देख लिया और निर्णयात्मक देख लिया। अब कंसिस्टेंसी सैंपलिंग क्या होती है? निरंतर सैंपलिंग, निरंतर नमूना विधि। अब निरंतर नमूना विधि क्या है, इसको भी जान लेते हैं। एक व्यक्ति या नमूने के एक समूह का चयन एक अवधि में शोधकर्ता करता है। एक नमूने या समूह का एक अवधि के लिए चयन कर लेता है और उस अवधि में वो क्या करता है? बैठा नहीं रहता, उस अवधि विशेष में वह उनके ऊपर अनुसंधान करता रहता है, उनके ऊपर जानकारियां जुटाता रहता है और उनके ऊपर परिणामों की भी संभावना जताता रहता है, परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या करता है? एक अवधि के बाद वह अन्य समूह, अन्य व्यक्तियों की का चयन कर लेता है, जिससे कि अनुसंधान को बेहतर परिणाम के लिए बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों होता क्या, निरंतरता में क्या होगा? आपको कई तरह के, अब लाभ क्या है मैं बताऊं। निरंतरता, चरेवती ही हमारे उपनिषदों में कहा गया है, चलना और निरंतर चलना ही जिंदगी का नाम है। एक बार नमूने इकट्ठे कर लेना ही हमारा काम नहीं करेगा अनुसंधान, तो क्या करेगा? हमें निरंतरता लानी पड़ेगी।
एक बार हमने समूह का चयन कर लिया, उसके बाद हमने काम किया, हमें लगा कि नहीं हम इससे संतुष्ट नहीं है, तो हमने और चयन कर लिया। हमारे ब्लड की तरह है, हमारा चलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए जितना कि ब्लड है वो हमारे शरीर के लिए। यही ये बात दर्शाना चाहता है कि समूह का निरंतर चयन करना, व्यक्तियों का निरंतर चयन करके ही हम उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं जहां पर हमें उच्चतर परिणाम मिलेंगे। यह पहला लाभ है। दूसरा क्या है, लोगों को जानने की जो है ना जिज्ञासा वो ज्यादा होती है, उससे हमें संतुष्टि मिलती है। लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान भी है, क्योंकि होता क्या है, हो सकता है कि एक विशेष अवधि में जो परिणाम आए वो अगले समय में चेंज हो गए हो। देश काल और परिस्थिति के अनुसार सारी स्थितियां वो है चेंज वाली है, बदलाव वाली होती है। हर समय बदलाव होता है, हर क्षण बदलाव वाला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यह पक्षपातपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले चुना और अब चुना, हमने सोचा उससे बेहतर परिणाम आएंगे तो नहीं आए, तो हम क्या करते हैं, चलो यार ठीक, पहले वाला ठीक था, तो पक्षपात और पूर्ण रवैया भी इसमें शामिल हो सकता है। ये नुकसान है इसका। उसके बाद करते हैं अपन कोटा नमूना। कोटा नमूना क्या होता है? जिससे कोटा निश्चित कर दिया जाता है, एक आरक्षण वाली जो चीज है आरक्षित कर दिया जाता है, ये होता है कोटा। अब क्या होता है, जनसंख्या को स्तरों या समूह में विभाजित कर दिया जाता है और समग्र में से एक नमूने का चयन कर लिया जाता है। समूह और स्तरों में विभाजित कर दिया, उसमें से एक नमूना ले लिया और उसी आधार पर हमने काम कर लिया। ये होता है कोटा। कोटा मींस आरक्षित कर दिया उनको ग्रुप और में, कि आप इस ग्रुप में रहेंगे, आप इस तरह में रहेंगे, और हम उनमें से ही चयन करके हमारा काम या हमारा उद्देश्य सफल करने की कोशिश करते हैं। लाभ क्या होता है उसमें? सभी उप समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। भाई ये थोड़ा थोड़ा संभाव्य निर्देशन के करीब है, क्योंकि हमने क्या किया, पहले ग्रुपों में बांट दिया। ग्रुपों में बांट कर हमने क्या किया, हमने ये आशा जताई कि हमारा काम उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, हमारा जो उद्देश्य तो पूर्ण हो जाएगा, तो हमारा इन जो इकाइयां हैं उनको प्रतिनिधित्व करने का एक समान अवसर मिलने की आसार बनते हैं। दूसरा क्या है, तीव्र एवं कम खर्चीला होता है, क्योंकि छोटे समूह है, उनसे बात करने में हमें जल्दी से काम हो जाता है हमारा, क्योंकि कम लोग हैं, कम समूह है, तो उन पर हम काम, हमारा जो अनुसंधान की जो विधि है उसका हम उपयोग कर सकते हो, कम खर्चीली है, क्योंकि उन लोगों तक पहुंचने में हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होगी। हम एक जगह पहुंच गए, भैया आप वहाँ उस जगह मिल जाना, हमें जो भी लोग हो तो वहाँ मिल गए, हमने एक साथ इंटरव्यू कर लिया, साक्षात कर लिया, उनसे बातचीत कर लिया और हमारा काम होगा। तो ये चीज़ें होती है जो कि कोटा के अंदर होती है। लेकिन वही बात है, लाभ के साथ कुछ नुकसान भी आते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक यदि उपयोग किया जाए तो नुकसान भी लाभ दे ही होंगे, नुकसान की कहीं जरूरत ही नहीं होगी। यदि हम सुविधाजनक सावधानी पूर्वक, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यदि हमने सीट बेल्ट लगा लिया, यदि हमने हेलमेट लगा लिया, तो एक्सीडेंट कहां से होगा? एक्सीडेंट हो भी गया तो बच जाएंगे। यही कोटा के साथ है, यदि हमने सुविधा पूर्वक समूह और स्तरों में विभाजित कर दिया समग्र को, तो फिर काहे का डर? कोई डर नहीं है अनुसंधानकर्ता को। लेकिन यदि नहीं किया, सावधानी थोड़ी सी हट गई, तो दुर्घटना तो घटनी मुमकिन है, संभव है। तो क्या है दुर्घटना के नुकसान? क्या मैं बता दूं, चयन पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। यदि हमने उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्तरों और समूह में समग्र को नहीं बांटा, विभाजित नहीं किया, तो क्या होगा? पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे हम। अरे यार कौन दिमाग लगाए, इनमें से इसको ले लो, अच्छा तू इधर आ जा, तू इस ग्रुप में आ जा, तू इस ग्रुप में आ जा। अरे यार कोई दूसरा कहेगा अरे यार ध्यान से, और ध्यान से क्या देखूं, समय नहीं है इतना, मेरे को तो जैसे तैसे करके अनुसंधान को या जो मेरा रिसर्च है तो सबमिट करवाना। ये लिपापोती होती है। लिपापोती का काम जानते हो ना, ऊपरी चमक दमक दिखाना, ये है कोटा के। और दूसरा क्या नुकसान हो सकता है? परिणामों की अधिक सामान्यता, क्योंकि समान ग्रुप हमने चुने हैं तो परिणाम तो समान आने ही है।
हमने क्या किया, एज ग्रुप कई बार होता है, हमने सावधानी नहीं रखी और एज ग्रुप सेम हो गया, परिणाम भी सेम है। ये चीजें हैं जो कोटा के कुछ नुकसान है, कोटा तकनीक है उसके नुकसान भी है। अब बात आती है एक और है जिसे हम व्यापक नमूना विधि कहते हैं, स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल कितनी सी होती है, छोटी सी होती है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। स्नोबॉल का मतलब हो गया समग्र में से छोटा सा नमूना निकालना, व्यापकता में से छोटा सा नमूना ले लेना, यह है व्यापक नमूना विधि। हम जान लेते हैं शोधकर्ता की उस स्थिति में मदद जब सैंपल खोजने में परेशानी होती है, क्योंकि समूह छोटा होता है, जनसंख्या का आकार छोटा होता है। देखिए जब समग्र हो तब तो संभाव्यता निदर्शन काम आ सकता है, लेकिन जब समूह ही छोटा हो, जनसंख्या बहुत कम हो, जहां पर आपको अपना सैंपल खोजने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो, कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, तो क्या करेंगे आप, सैंपल का आकार छोटा और आसानी से उपलब्ध ना हो तो यह रेफरल प्रोग्राम की तरह काम करता है। आप क्या करेंगे, दूसरे का चयन कर लेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो पहले पे वापस आते हैं, क्योंकि हमारे पास निश्चित है, संख्या निश्चित है, छोटा है समूह, जनसंख्या कम है, हमें कह दिया गया इन्हीं लोगों से आपको बातचीत करनी है, यही लोग हैं जो आपको उत्तर दे सकते हैं, तो हमें उन्हीं में से बातचीत करनी पड़ेगी और उन्हीं के आधार पर हमें परिणाम भी निकालने पड़ेगा और निष्कर्ष पर भी पहुंचना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि इसके लाभ क्या है, यदि इस आधार पर काम करते हैं तो इसका लाभ हो गया तब उपयोगी होता है जब जनसंख्या सदस्यों को ढूंढना कठिन हो, क्योंकि आकार छोटा है और आकार छोटा होने की वजह से समूह छोटे होंगे और जो इकाइयां होगी वो भी कम होगी। जैसे कि एक राजस्थान में कहावत है, एक भेड़ उसमें जेठ सारो शीर, नित उठ पिया रंधा हुआ खीर, सचवारी ने छाछ गला आ बातें वो इचर जावे। एक भेड़ में जेठ सारो शीर मतलब क्या होता है, देखिए ये इसी पर लागू होता है। हमारे पास एक शिप थी, भेड़, उसमें भी हमने लोगों की पार्टनरशिप की और हम ये चाहते हैं खीर भी मिल जाए, दूध भी हो जाए, घी भी बन जाए और छाछ भी हम लोगों को बांट दें। असंभव है, क्यों? क्योंकि भेड़ में दूध कितना होता है, 200 ग्राम, तो यहां से ठीक नहीं बैठता दोस्तों, क्योंकि कम है, समूह छोटा है, तो उस आधार पर ही काम हो सकता है, समग्र के अंदर काम नहीं हो सकता है, छोटी जगह ही काम हो सकता है। उसके बाद उत्तरदाताओं के बीच विश्वास बढ़ता है। कहा तो सही, विश्वास तो दिखाया कि मैं दूध भी मिलेगा, छाछ भी मिलेगी, विश्वास तो दिखाया, चाहे वो कमी हो। होता क्या है, वो लोग सोचते हैं अरे वाह यार, डायरेक्ट मिलने का अवसर मिलेगा इंसाफ से, क्योंकि कमी लोग हैं हम, तो हमसे तो मिल लेंगे, तो विश्वास बढ़ता है क्या कि हमें इनसे मिलने का मौका मिलेगा। उसके बाद बात आती है आपकी नुकसान क्या है, चयन पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। पूर्वाग्रह मैंने बताया ना, पूर्वाग्रह क्या है, हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार चुन लिया, उनमें से उनकी संख्या छोटी थी और उनमें से हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन लिया, तो नुकसान तो होना ही है। पहले कम थे, उनमें से और कम कर दिया हमने, हमारे निर्णय के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार, हमारी सुविधा के अनुसार, तो नुकसान तो होगा ही, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। उसके बाद कुछ ही जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ लोग हैं जो जनसंख्या प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों करते हैं कुछ ही? क्योंकि जनसंख्या का समूह छोटा है, जनसंख्या का आकार ही बहुत छोटा है। दोस्तों आकार छोटा होने से क्या होगा, कुछ का ही सिलेक्शन हो पाएगा और वो सिलेक्शन सही ढंग से नहीं होगा।
तो ये चीजें हैं जो नमूना विधियां हैं, उनके नुकसान क्या है और लाभ क्या है, हमने सबको देखा। लेकिन अब जान लेते हैं कि गैर संभाव्यता निदर्शन के लाभ आखिर हैं क्या, क्या लाभ है इसके, तुम जान लेते हैं लाभ, किस वजह से इससे अपनाया जाना चाहिए। एक तो है छोटे समूह का चयन जो सबसे सुविधाजनक तरीके से मिल जाए। हमने देखा सुविधाजनक जो विधि है उसमें क्या है, छोटे समूह का चयन किया जाता है जो कि सुविधा के अनुसार। तो गैर संभाव्यता में क्या है, पहला तो सुविधाजनक कार्य होता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि हमारा निर्णय, हमें इस चीज का भान है, हमें इस चीज का विश्वास है कि हमारी निर्णय क्षमता एकदम सही है। हमारे उद्देश्य एक काम क्या है, उद्देश्यपूर्ण रवैया ध्यान में रखकर काम किया जाता है। यह माना जाता है कि असंभाव्यता निदर्शन के जरिए जो भी डेटा आया वो उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि उसमें समूह छोटा था। समूह छोटा होने से क्या है, हमारी एकाग्रता उसी पर रहेगी, हमारे काम पर रहेगी, फोकस रहेगी, तो क्या होता है, हम अधिक ध्यान दे पाएंगे। उसके अलावा आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे एक चीज और जानेंगे कि कल हमने पढ़ा संभाव्यता निदर्शन, आज हमने पढ़ा गैर संभाव्यता निदर्शन, तो दोनों में आखिर फर्क क्या है, क्या अंतर है कि उन दोनों को रात और दिन माना जाता है, एक रात है एक दिन। तो पहले तो हम संभाव्यता निदर्शन को जान लेते हैं। संभाव्यता निदर्शन में जनसंख्या का बड़ा आकार होता है और सभी को समान चुने जाने के अवसर होते हैं, कोटा जैसी कोई बात नहीं है, और परिणाम अधिक ऑथेंटिक होते हैं क्योंकि मेहनत अधिक लगती है। कहा जाता है कि पेशेंस, धैर्य का फल मीठा होता है, और यह लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि के आधार पर होता है, लंबी अवधि तक इसका लाभ मिलता है, ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, चुने जाने के सबको समान अवसर हैं। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, सबको समान, हमने लॉटरी भी देखी, सबको समान चुने जाने के अवसर है, उसमें कोई भी पर्ची निकल सकती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि असंभाव्यता निदर्शन में क्या दोष है। दोष ये है दोस्तों, पहला तो जनसंख्या का आकार छोटा होता है, उनमें से सही लोगों का चयन गलत हो जाता है कई बार, क्योंकि लोग कम है, जनसंख्या छोटी, उनमें से कैसे चयन करें। दूसरा, चयन तो है ही, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो परिणाम है वो सही नहीं आते हैं, पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि समान अवसर नहीं दिया हमने चुने जाने का। हमने क्या किया, दिमाग से काम किया, हमने हमारी निर्णय क्षमता हमारी काम में ली, हमारे उद्देश्य को, हमारा उल्लू सीधा करने के लिए हमने लोगों का चयन किया। उल्लू सीधा करना सेल्फिशनेस को दिखाता है, और ये असंभाव्यता निदर्शन है ना, वो सेल्फिशनेस को ही बढ़ावा देता है, और इसी वजह से ये अच्छा उपयुक्त नहीं माना जाता। और क्या है दोस्तों, मैं बताऊं, इसके अंदर समान अवसर है सबको। ये किसमें संभाव्यता ना, इसमें असमान है, क्योंकि वो अपनी निर्णय क्षमता के अनुसार चयन करता है, उसमें पक्षपात नहीं होता है, किसमें, संभाव्यता। लेकिन इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, भेदभाव होता है, और परिणाम सही नहीं मिलते हैं। हालांकि समय कम लगता है बजाय उसके, उसमें समय, श्रम और धन ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है दोस्तों। कुछ सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्या कहता है, सुविधाजनक काम हो सारा, तभी सारा काम बैठे बैठे हो जाए, साहब हथेलियों में सरसों उग जाए, ये कौन कहता है, असंभाव्यता निदर्शन कहता है। परिणाम जल्दी जल्दी चाहता है, चाहे उसका लाभ हमें लघु अवधि या शॉर्ट टर्म के लिए हो, जबकि वो क्या कहता है, संभाव्यता निदर्शन का क्या मानना है। अब देखिए, दो लाइनों में असंभाव्यता निदर्शन, संभाव्यता निदर्शन को समझाऊंगा मैं। आर्षस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधर्मस्य कुतो मित्रम, और अमित्रस्य कुतो सुखम। दोस्तों, एक और जहां असंभाव्यता निदर्शन क्या कहता है, आराम से जिंदगी जियो, काल करे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करे, अभी जीना है बरसों। तो ये कौन कहता है, असंभाव्यता निदर्शन कहता है, क्योंकि आराम की जिंदगी जीना चाहता है, आराम की जिंदगी जीना है तो क्या करना है, असंभाव्यता निदर्शन। लेकिन यदि आपको ये करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी बहुरी करे वो कब, तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा, संभाव्यता निदर्शन। क्योंकि हमें पता है यदि हमने लेट की या हमने देरी की तो क्या होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हमारे हाथ से टाइम निकल जाएगा, और टाइड तूफान ऊपर से निकल जाएगा, किस चीज का, लागत का, समय का,
श्रम का जो हमने किया वो श्रम बर्बाद हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, हमें समय, श्रम और जो हमारा पेशा है, धन है, उसके अपव्यय को रोकने के लिए, हालांकि अपव्यय बहुत ज्यादा होता है किसमें, संभाव्यता में, क्योंकि हम एक एक व्यक्ति से मिलते, क्योंकि हम हमारे काम को मौलिकता प्रदान करना चाहते हैं, जबकि ऐसा उसमें नहीं है। संभाव्यता में जो आया उसी को चुन लिया, हमारी आवश्यकता के अनुसार जो मिल गया आसानी से उसको हमने अपना लिया और उसी से हमने परिणाम निकलवाए, उसी से हमने जो कहा हमने कहा, उसने उत्तर दे दिया, हो गया काम। लेकिन ऐसा दोस्तों उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें चुने जाने के समान अवसर है। आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होते, तो क्या होता है, परिणाम अच्छे आते हैं, क्योंकि हम उसकी भावना को या उसके विचारों को प्रभावित नहीं कर रहे। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमने उन्हीं लोगों को चुना जिनको हम चुनना चाहते थे, जो कि हमारे लिए सुविधाजनक थे, जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक थे। दोस्तों दोनों में से अच्छा कौन हुआ, सोचकर बताइएगा कमेंट्स में। तो दोस्तों मैं ही बता देता हूं, मेरा जो विचार है उसके अनुसार संभाव्यता निर्देशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अनुसंधान के परिणाम जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आ सके, निष्कर्ष ऐसे निकले हम चाहते हैं अनुसंधान में, जो कि पश्चवर्ती या आगामी जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए सहायक सिद्ध हो, न कि उनके लिए बोझ सिद्ध हो, न कि उन्हें ये कहना पड़े कि ये तो एक भार है, ये है ही नहीं, ये अनुसंधान ही नहीं है, ये वैकल्पिक अनुसंधान है, ये कोरी कल्पना है, ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। जैसा कि एक पार्टी कहती है कि रामायण हुई नहीं, ये तो कोरी कल्पना है। दोस्तों क्यों नहीं है कोरी कल्पना रामायण, क्योंकि अनुसंधान किया गया है इसके ऊपर, और अनुसंधान के बाद में हर चीज एक एक निकल के आई है कि ये हुआ था, ये अनुसंधान कहता है। लेकिन वो किस आधार पर करते हैं, वो असंभावित निदर्शन के आधार पर कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि रामायण क्या चीज है और क्या नहीं है। यह तो अनुसंधान, यही संभाव्यता और असंभाव्यता निदर्शन है। संभाव्यता निदर्शन क्या कहता है कि सारे रिसर्च का निचोड़ तब निकालो जब आपने सारा कुछ अपने ढंग से और एक मौलिक कार्य किया। मौलिक कार्य कब करोगे, जब आप पक्षपात रहित कार्य करेंगे, सभी को समान अवसर चुने जाने के अवसर प्रदान करेंगे, लॉटरी के माध्यम से करेंगे, या आप क्या करेंगे, टिपेट के माध्यम से करेंगे, तो ही आपका क्या होगा, सही कार्य होगा। तो दोस्तों आप बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपको कौन सा और क्यों अच्छा लगा जो विधि है, जो मेथड है। तो दोस्तों हमने आज और कल जान लिया कि ये कौन कौन सी नमूना विधियां है सैंपलिंग की। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी संभाव्यता और देव निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी असंभाव्यता नमूना विधि। लेकिन दोस्तों नेट का एग्जाम आ रहा है, यूजीसी नेट का पुनः है, जो कि जुलाई फर्स्ट वीक तक होने की संभावना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हर एग्जाम के लिए, केवल यूजीसी नेट नहीं, प्री पीएचडी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जरूर इस चीज की है आपको इस चैनल निरंतर देखने की, और इसे जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब बटन को दबाने की, ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि परम क्लासेज आपसे मिलने के लिए क्यों आतुर हो रहा है, क्या लेकर आए आपके लिए नई चीज। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर, तब तक के लिए धन्यवाद।